हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस का टॉपिक। और साइंस में आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोशिका। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। यदि आप सभी ने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आपकी तैयारी में जो है हमारी वीडियो 4 चांद लगा दें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि यूनिट ऑफ द लाइफ होती है। किसे कहते हैं हम? ये कहते हैं कोशिका को। ठीक है, किसे कहते हैं? ये कोशिका को कहते हैं। कोशिका की खोज की गई थी। तो जो कोशिका की खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो स्लाइडे और श्वान ने किया था, जो कि 1838 और 39 में करा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने खाली स्थान को देखकर कोशिका की खोज की थी। यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कार्क की कोशिका को देखकर किसकी खोज करी थी? तो कार्क की कोशिका को देखकर उन्होंने, या कार्क के टुकड़े को देखकर क्या है, कोशिका की खोज करी थी उन्होंने। आगे है, मुख्य रूप से कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को कहते हैं क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो ये इनमें जो होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे नीलहरित शैवाल होते हैं जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरा क्या है? बैक्टीरिया। तो इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं? ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या है? न्यूक्लियस डेवलपमेंट नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। आगे बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वेसन होता है, श्वेसन का कार्य कौन करता है? तो म्यूसोसोम करता है। ये म्यूसोसोम क्या होता है? ये लाइक किसके जैसा होता है? ये तो ये जो है हमारा मीसोसोम्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है, यानी कि कह सकते हैं एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। जंतु वन और वह वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो जो जंतु और कोशिका, जंतु और वनस्पति होती हैं, इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे क्या होते हैं हायर एनिमल और प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या मिलता है देखने के लिए हमें? तो उनके अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर क्या केंद्रक पूर्ण डेवलप्ड होता है। चलिएगा आगे बात करते हैं। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। जितने भी हमारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि जीव होते हैं, उन्हें किस में सम्मिलित किया गया हमने? तो ये प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया है। जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो न्यूक्लियस में होता है, प्रोकैरियोटिक में। सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो ये माइकोप्लाज्मा होती है, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, आगे है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ओवम होता है, यानी कि जो स्त्री होती है उसके अंडाणु की कोशिका जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिएगा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। आगे है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये सेरिब्रम की होती है। ठीक है, सेरिब्रम की जो ग्रेनुल्स सेल्स होती हैं वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं हमारी मानव शरीर की। चलिएगा आगे देखते हैं, कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधों एवं जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं से बने होते हैं? तो ये किसने किया था? तथा उसके कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो ये कहा था हमारे स्लाइडे और श्वान ने। तो स्लाइडे और श्वान ने क्या कहा था कि जितने भी जंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो जो केंद्रक की खोज करी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी और 1831 में करी थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में करी थी। चलिएगा आगे बात करते हैं। ये कह रहा है कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होते हैं? अभी बताया था कि वास्तविक केंद्रक वो होते हैं जिनके चारों तरफ क्या होता है? केंद्रक के झिल्ली पाई जाती है, उसे हम वास्तविक केंद्रक कहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं?
अवास्तविक केंद्रक, यानी कि जो वास्तविक केंद्रक होते हैं वो किस में अनुपस्थित होते हैं, वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक में। इनके केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। आगे बात करते हैं, एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है हमारा नाभिक होता है, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, कोशिका का जो फंक्शनल होता है, इनका जो फंक्शंस होते हैं यानी कि कार्य होते हैं, प्रकार्य होते हैं, वो क्रिया का नियंत्रण करना होता है। किसका कार्य करते हैं, ये कौन करता है, कोशिका का नियंत्रण तो केंद्रक करता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं, तो जो मास्टर कहते हैं वो किसको कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, क्योंकि सारे काम कंट्रोल कौन करता है, हमारा केंद्रक करता है। चलिएगा आगे देखते हैं, कह रहा है कि किस कोशिकांग या किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है, तो जो हमारा आरबीसी होता है मेमल्स का, ओनली मेमल्स के आरबीसी में क्या होता है, तो ओनली मेमल्स के आरबीसी में क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाँ इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि इसका भी एक अपवाद है, जिसमें क्या है, ऊँट और लांबा। ऊँट और लांबा जो मैमल्स हैं इनके आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी के भी आरबीसी में क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिएगा आगे बात करते हैं, और इनके चलिएगा ये कह रहा है कि जो वनस्पति हैं, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का जो अंतर है वो किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, तो देखिएगा वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का जो अंतर है वो वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल से स्पष्ट होता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, ये अनुपस्थित होती हैं, यानी कि जितनी भी वनस्पति सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। जबकि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल क्या होती है, अनुपस्थित होती है। सेलुलोज भित्ति, यानी कि जो सेलुलोज भित्ति है कोशिका, सेल वॉल कहते हैं जिसे, वो सेल वॉल किस कोशिका में पाई जाती है, तो ये जो सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है वो पौधों में पाई जाती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं जैसे कवक होता है, तो उसकी जो सेल वॉल होती है बनी हुई वो काइटिन की बनी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो उसे हम सेलुलोज कहते हैं। किसके द्वारा निर्मित होती है, तो सेलुलोज के द्वारा निर्मित होती है, उसे सेलुलोज कहते हैं। आगे बात कह रहा है कि कौन सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है, तो जो प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती देखने के लिए वो क्या होती है, हमारी कोशिका भित्ति। जो सेल वॉल होती है वो प्रत्येक कोशिका में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, अभी मैंने कहा था और वो बात क्या हो गई, हमारी रिपीट हो गई। मैंने कहा था कि जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है बनी हुई वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। देखिएगा ये आगे काइटिन की बनी होती है, ठीक है। कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है किसकी, काइटिन की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, देखिएगा जो इसका नाम दिया था वो दिया था कार्ल बेंडा ने, या इसको सी बेंडा भी कहते हैं, ठीक है। कार्ल्स बेंडा या इसका शॉर्ट में लिखा मिलता है सी बेंडा। तो सी बेंडा ने क्या करा था, इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो देखिएगा जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ करी जाती है, तो वो किसके द्वारा होता है श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया। की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।